तो स्टूडेंट्स लास्ट टाइम हमने माइक्रोबियल स्ट्रेटजी टू इवेट फैगोसाइटिक फंक्शन या इम्यून सिस्टम जो है हमने स्टडी किया था। इसमें हमने कुछ एंजाइम्स और कुछ अदर मॉलिक्यूल्स विरुलेंस फैक्टर पढ़े थे और जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है अगेंस्ट द इम्यून सिस्टम, और ताकि वो जो है इम्यून सिस्टम से स्केप करके जो है अपने आप को स्टेब्लिश कर सके और जो है होस्ट में डिजीज कॉज कर सकते हैं, रेप्लिकेट हो सके। ठीक है, तो उसमें हमने डिफरेंट विरुलेंस फैक्टर पढ़े थे लाइक कैप्सूल, एंजाइम्स, टॉक्सिन्स और अदर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल्स। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हमने इसमें कवर कर ली थी। हम एंजाइम्स पढ़ रहे थे, कोएगुलेस एंजाइम्स हमने पढ़ लिए थे। नेक्स्ट आ जाते हैं काइनेज एंजाइम्स। ठीक है, काइनेज एंजाइम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एसोडियस एंड पायोजेंस। काइनेज एंजाइम्स बना सकते हैं। काइनेज एंजाइम्स की एबिलिटी ये होती है कि आपकी बॉडी में जो है एक कंपोनेंट होता है जिसे कहते हैं प्लाज्मिनोजेन। ठीक है, प्लाज्मिनोजेन जो होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। ठीक है जी, तो काइनेजेस एंजाइम क्या करते हैं, इस प्लाज्मिनोजेन को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू प्लाज्मिन। ठीक है, प्लाज्मिन जो है एक्टिवेटेड फॉर्म होती है प्लाज्मिनोजेन की। अब ये जो प्लाज्मिन होता है इसका क्या काम होता है कि आपकी बॉडी में जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, फिब्रिन, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स जो होते हैं फिब्रिन, उनको जाके डिस्ट्रॉय कर देता है। जब फिब्रिन डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, फिब्रिन की ब्रेकडाउन हो जाएगी तो क्लॉटिंग मुश्किल हो जाएगी, क्लॉटिंग नहीं होगी। तो एसोरियस और पायोजेंस जो हैं काइनेजेस एंजाइम बनाते हैं जो कि फिब्रिन पर एक्ट करते हैं और क्लॉटिंग से जो है जिनकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती। ठीक है, प्लाज्मिन इज एन एंजाइम दैट प्रेजेंट इन द ब्लड व्हिच डिग्रेड्स द प्लाज्मा प्रोटीन। ह्यूमन इनकोडेड प्लाज्मिन प्रोटीन इज प्रेजेंट ऑन जीन। कौन सी जीन ह्यूमन में प्रेजेंट होती है, PLG जीन। प्रेजेंस ऑफ फिब्रिन इज स्प्रेडिंग absence of fibrin in spreading bacterial lesion allows more rapid diffusion of infectious disease। ठीक है, infectious disease जो organism होगा उसकी वो और ज्यादा स्प्रेड होता रहेगा। It is coated on the bacterial cell। ठीक है, काइनेजेस एंजाइम जो होंगे वो बैक्टीरियल सेल सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं, प्रिवेंट फैगोसाइटोसिस। ठीक है, काइनेजेस आर ऑफ टू टाइप। अब काइनेजेस दो तरह की होती हैं, स्ट्रेप बना रहे तो वो स्ट्रेप्टोकाइनेजेस होंगे, स्टेफ बना रहे तो वो स्टेफलोकाइनेजेस होंगे। स्ट्रेप्टोकाइनेसिस की बात की जाए तो स्ट्रेप्टोकाइनेसिस आर प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकल स्पीशीज। इट इज द विरुलेंस फैक्टर व्हिच हैज अ critical role in pathogenesis of invasive streptococcal diseases. It has ability to activate plasminogen to broad spectrum protein proteases, plasmin, facilitate the acquisition of plasmin activity on the bacterial surface। इनका वही काम होता है कि ये प्लाज्मिनोजेन जो इनएक्टिवेटेड फॉर्म है उसको कन्वर्ट कर देती है इनटू प्लाज्मिन में। फिर प्लाज्मिन की जो प्रोटीएजेस एक्टिविटी होती है उसके थ्रू जो है वो फैगोसाइटोसिस को प्रिवेंट करता है। स्टेफलोकाइनेसिस में जो स्टेफलोकोकस जो काइनेसिस बनाता है उसे बेसिकली कहा जाता है जाइमोजेंस। ठीक है, अब जाइमोजेंस क्या है, जाइमोजेंस आर द इनएक्टिव सब्सटेंसेस व्हिच इज कन्वर्टेड इनटू एंजाइम व्हेन एंड एक्टिवेटेड बाय अदर एंजाइम। ठीक है, जाइमोजेंस भी जो है इनएक्टिवेटेड सब्सटेंसेस होती हैं, कुछ एंजाइम्स आकर उसको एक्टिवेट करते हैं और फिर ये अपना जो है प्रोटियोलाइटिक एक्टिविटी जो जैसा कि प्लाज्मिनोजेन को कन्वर्ट कर दें इनटू प्लाज्मिन्स। ठीक है, प्लाज्मिन्स फिर अपनी प्रोटियो एक्टिविटी करते हैं और इस स्टेफलोकाइनेसिस में स्टेफलोकोकस किस तरह से क्या करता है कि दो कंपोनेंट्स होते हैं C3b एंड IG। ठीक है, C3b क्या है, एक कॉम्प्लीमेंट है, आप इम्यूनोलॉजी में पढ़ेंगे। ठीक है, एक कॉम्पोनेंट है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का। जब वो एक्टिवेट होता है उसका काम ये होता है कि वो जाकर आपके बैक्टीरियल सेल के साथ जाकर अटैच हो जाता है। जब वो बैक्टीरियल सेल के साथ अटैच हो जाता है तो आपके जो फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं
वो उसको जो है रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि अच्छा जी ये कंपोनेंट यहाँ पर है। अब वो जो कंपोनेंट बैक्टीरियल सेल के साथ अटैच हुआ हुआ होगा तो फेगोसाइटिक सेल उसको रिकॉग्नाइज करेगा और बैक्टीरियल सेल को जो है किल कर देगा। ठीक है, उसकी किलिंग हो जाएगी। और ऑप्सनाइजेशन कहते हैं कि मतलब स्पीड अप हो जाता है, और ये जो मार्किंग हो रही है इसे हम ऑप्सनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, ये आपको ज्यादा इम्यूनो में ज्यादा डिटेल में बताया जाएगा। तो इस प्रोसेस को जो है स्टेफलोकाइनेसिस, ये जो ऑप्सनाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है कि वो मार्किंग हो रही है, फेगोसाइटिक सेल आकर उसको डिग्रेड कर रहा है। तो स्टेफलोकाइनेस क्या करते हैं कि इन ये जो कंपोनेंट होता है C3b कंपोनेंट जो ऑप्सनाइजेशन करवा रहा है उसके ऊपर जाकर एक्ट करते हैं, उसके ऊपर प्रोटियोलाइटिक एक्टिविटी होती है और उसको जो है डिग्रेड कर देते हैं। जब वो डिग्रेड हो जाएगा, मार्किंग नहीं होगी, फिर फेगोसाइटिक सेल उसको रिकॉग्नाइज, बैक्टीरियल सेल को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकेगा, ऑप्सनाइजेशन या फेगोसाइटोसिस प्रोसेस रुक जाएगा और ऑर्गेनिज्म स्केप कर जाएगा। तो दिस वाज अबाउट द स्टेफिलोकोकस काइनेसिस एंजाइम्स। नेक्स्ट आ जाते हैं हाइल्यूरोनिडेजेस। एज फ्रॉम द नेम, ये ऐसे एंजाइम हैं जो हाइल्यूरोनिक एसिड के ऊपर जो है एक्ट करते हैं। अब हाइल्यूरोनिक एसिड क्या है? हाइल्यूरोनिक एसिड जो होता है इट इज a component that is present between the cells, between the tissues। अब इसका काम क्या होता है? ये काम ये होता है कि ये सारे टिश्यूज, सारे सेल्स को जो है आपस में होल्ड करके रखता है। अच्छा जी, आपको ये पता होगा कि डिफरेंट सेल्स जो जो सेल्स होते हैं वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, आपस में एनर्जी मॉलिक्यूल्स जो है आपस में शेयर कर रहे होते हैं, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, डिफरेंट जो है वाटर मॉलिक्यूल्स या डिफरेंट जो एसेंशियल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में शेयर कर रहे होते हैं, या इस तरह से वो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। वो किस तरह से कर रहे होते हैं कि बीच में जो है हाइल्यूरोनिक एसिड या फिर जो है ये सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं जो कि उनको आपस में होल्ड करके रखते हैं। जब वो आपस में होल्ड रहते हैं तो एक से दूसरे सेल से डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की शेयरिंग या मूवमेंट जो होती है वो आसान हो जाती है। अब ये हाइल्यूरोनिक एसिड ही प्रेजेंट नहीं होगा। अभी फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनिज्म है लाइक क्लोस्ट्रीडियम स्प्रिंज, ज्यादातर क्लोस्ट्रीडियम एंड स्ट्रेप्टोकोक्साई जो है ये हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम बनाते हैं जो कि क्या करते हैं, हाइल्यूरोनिक एसिड के ऊपर जाकर एक्ट करते हैं। हाइल्यूरोनिक एसिड के ऊपर एक्ट करेंगे, उसको डिग्रेड कर देंगे, तो फिर क्या होगा, सेल्स जो हैं जो आपस में कनेक्ट हुए हुए थे वो डिकनेक्ट हो जाएंगे। उसकी वजह से जो है सेल नेक्रोसिस भी हो सकती है, सेल डेथ भी हो सकती है, सेल प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा क्योंकि जो है पहले यूरोनिक एसिड की वजह से आपस में सेल जो है होल्ड हुए हुए थे, हेल्ड टुगेदर थे। लेकिन अब ड्यू टू हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम्स सेल्स जो है अलग हो जाएंगे और इनमें जो है इनकी वजह से जो है सेल डेथ हो सकती है, टिश्यू नेक्रोसिस हो सकती है। डाइजेशन ऑफ hyaluronic acid cause tissue blackening, infected wounds and help the organism to spread other initial site of the infection। ठीक है, इस तरह से ऑर्गेनिज्म जो है हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम यूज करते हुए फर्दर स्प्रेड हो सकता है। ब्लैकनिंग में क्या हो सकता है? ब्लैकनिंग इंडिकेट्स द हेल्दी वाउंड, लीस्ट हेल्दी वाउंड कंडीशन। नेक्रोसिस हो सकती है विच is the death of cells in the tissue. This is possible due to the problem within the blood supply of the wound. The dead tissue damage healing process. टिश्यूज अगर डेड हो जाएंगे तो हीलिंग प्रोसेस भी स्लो हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, allowing the infectious organisms to develop and proliferate. नेक्स्ट आ जाते हैं कोलेजिनेसिस। कोलेजिनेसिस एज फ्रॉम द नेम, these are the enzymes that act on collagen protein। ठीक है, कोलेजन प्रोटीन जो है हमारे कनेक्टिव टिश्यूज में, अदर ऑर्गन्स में जो है बहुत प्रेजेंट होती है, जिसके ऊपर होता ये है कि ये कोलेजिनेसिस जो है क्लोस्ट्रीडियम स्पीशी बना रहा होता है।
क्लॉस्ट्रीडियम की डिफरेंट स्पीशीज जो है कोलेजनेसिस बना रही होती हैं। तो ये क्या करती हैं कि कोलेजन प्रोटीन जो होता है उसको डिग्रेड कर देता है बाय एक्टिंग ऑन द पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आपस में किस तरह से जुड़े हुए होते हैं, इनके बीच में जो बॉन्ड होता है दैट इज कॉल्ड द पेप्टाइड पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये कोलेजिनेसिस क्या करते हैं, उस पेप्टाइड बॉन्ड के ऊपर ही जो है जाकर एक्ट करते हैं और इस पेप्टाइड बॉन्ड को जो है ब्रेक कर देते हैं। जब ये ब्रेक कर देते हैं तो फिर जो आपका प्रोटीन होता है वो डीनेचर हो जाता है, डीस्ट्रक्चर हो जाता है। फिर जब वो प्रोटीन डीस्ट्रक्चर हो जाएगा तो वो प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेगा। ठीक है, कोलेजिनेसिस की वजह से जो है गैस गैंग्रीन्स क्रिएट हो जाते हैं। गैस गैंग्रीन्स क्या होता है कि जो है जो मसल टिश्यूज हैं या जहाँ जहाँ ये कोलेजन प्रोटीन्स है, मसल टिश्यूज में जो है क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म जो है गैस टिश्यूज में जो है गैस प्रोडक्शन कर देता है, जिसकी वजह से और कोलेजिनेसिस भी एक्ट करते हैं टिश्यूज में और इन प्रोटीन्स पे। तो होता है क्या है कि टिश्यूज जो है नेक्रोसिस की तरफ चले जाते हैं, सेल डेथ होना शुरू हो जाती है। सेल डेथ हो रही है, नेक्रोसिस हो रही है, तो जो सेल्स होंगे वो ब्लैकन हो जाएंगे। एक तो जो है ब्लैक जो लेजन्स बनना शुरू हो जाएंगे, प्लस क्या होगा कि उन बिटवीन द टिश्यूज गैस प्रोडक्शन हो जाएगी, जिसकी वजह से स्किन पर भी जो है ब्लैकनिंग भी होगी और स्वेलिंग भी होना शुरू हो जाएगी। तो ये कंडीशन जो होगी वो कहलाएगी गैस गैंग्रेस में। तो इस दौरान जो है बहुत ज़्यादा फीवर भी रहेगा और जो है अच्छा जी, गैस गैंग्रीन is a bacterial infection that produce tissue gas in the gangrenes or a type of tissue death caused by lack of blood supply। blood supply भी नहीं हो रही होगी उसमें। टिश्यू गैस क्या होगी? It is an action of bacteria caused by Clostridium perfringens in the dead bodies। ठीक है, टिश्यू गैसेस जो है ज्यादातर ये गैस गैंग्रीन्स डेड बॉडीज में होते हैं, लेकिन उसके अलावा अगर क्लोस्ट्रीडियम का अटैक हो जाता है तो भी वो पेशेंट को गैस गैंग्रीन की तरफ ले जा सकता है। कोलेजन आर द स्ट्रक्चर प्रोटीन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स इन द कनेक्टिव बॉडी टिश्यू। फिर लेसिथिनेसिस की बात आ जाती है। लेसिथिनेसिस भी ऐसे एंजाइम्स है, दे आर दे आर मेड अप ऑफ लिपोपॉलीसैकेराइड फॉस्फोलाइपेजेस एंजाइम्स हैं जो कि लेसिथिन के ऊपर जाकर एक्ट करते हैं। ठीक है, लेसिथिन पे जाकर एक्ट करते हैं कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स ये बना सकते हैं? क्लोस्ट्रीडियम प्रेफरेंशियस, एसोरियस, सूडोमोनास एरोजिनोसा, लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेंस। ठीक है, तो लेसिथिन के ऊपर जब ये जाकर एक्ट करते हैं तो क्या करते हैं? सेल नेक्रोसिस कर सकते हैं और सेल डेथ हो सकती है। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ये एक्ट कर रहे हैं, दे डिस्ट्रॉय द सेल मेम्ब्रेन। Lecithin is a yellowish fatty substances present in the animal and the plant tissue। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? लेसिथिनेसिस लेसिथिन के ऊपर जाकर एक्ट करते हैं, सेल की मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय करते हैं और सेल नेक्रोसिस कॉज करते हैं इसकी वजह से। फिर प्रोटीएसेस, प्रोटीएसेस अगेन वो प्रोटीन या वो एंजाइम्स हैं जो कि मसल टिश्यूज के ऊपर या प्रोटीन के ऊपर एक्ट करती है और डिस्ट्रॉय कर देती है इनको। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम टॉक्सिन्स पर। टॉक्सिन्स जो है ऐसे सब पॉइजनस सब्सटेंसेस हैं दैट आर प्रोड्यूस बाय सर्टेन ऑर्गेनिज्म। सब ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस नहीं करते। ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स में जो वेलेंस फैक्टर होता है उनका सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल होती है, सेल वॉल कंपोनेंट्स होंगे। सो कुछ के पास कैप्सूल होता है, किसी के पास ग्लाइकोकैलिक्स होता है, कुछ जो है एंजाइम्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं और कुछ जो होते हैं वो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन वो जो टॉक्सिन्स होते हैं वो भी हाईली जो है टॉक्सिक होती है, जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म अगर वो टॉक्सिन इन्फेक्ट इतनी टॉक्सिक होती है कि ऑर्गेनिज्म की जो है पैरालिसिस हो सकती है उस एरिया में जहाँ जहाँ ये टॉक्सिन प्रेजेंट है। ठीक है, अच्छा जी, टॉक्सिन्स ability of organism to produce toxin is called the toxigenicity। ठीक है, टॉक्सिजेनिसिटी क्या है कि ऑर्गेनिज्म टॉक्सिन्स प्रोड्यूस कर सकता है
इज इट्स टॉक्सिजेनिसिटी। अब टॉक्सिन्स दो तरह की होती हैं, एक्सोटॉक्सिन्स एंड एंडोटॉक्सिन्स। एक्सोटॉक्सिन्स फ्रॉम द नेम, एक्सोटॉक्सिन है तो ऑर्गेनिज्म जो है आउटसाइड द सेल उसको प्रोड्यूस कर रहा है। और एंडोटॉक्सिन क्या होता है? एंडोटॉक्सिन ये है कि बैक्टीरियल सेल की जो लिपोपॉलीसेकेराइड होती है उसी में से सेल क्या करता है कि डिफरेंट वैक्यूल्स, इनसाइड द वैक्यूल्स वो बनाता है। उस वैक्यूल के अंदर जो है ये टॉक्सिक मटेरियल होता है जो कि पॉइजनस होता है। अगर ऑर्गेनिज्म जो है बॉडी के अंदर चला जाता है तो फिर ये एंडोटॉक्सिन के थ्रू जो है डिजीज कॉज कर सकता है या जो है ऑर्गेनिज्म में को होस्ट को जो है इन्फेक्शन कॉज करेगा। ठीक है जी, फिर आ जाते हैं एक्सोटॉक्सिन पे बात कर लेते हैं। टॉक्सिन्स रिलीज बाय एन लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू इट्स सराउंडिंग, ठीक है, आउटसाइड द सेल टॉक्सिन्स जो रिलीज होंगी उसे हम एक्सोटॉक्सिन कहेंगे। दे आर प्रोटीन इन नेचर, हाईली इम्यूनोजेनिक, हीट लेबाइल, सॉल्युबल इन बॉडी फ्लूइड, ठीक है, बॉडी फ्लूइड में सॉल्युबल होंगी, हीट लेबाइल है, प्लस इम्यूनोजेनिक है। इम्यूनोजेनिक का क्या मतलब होता है? इम्यूनोजेनिक का मतलब ये होता है कि जैसे ही टॉक्सिन आपकी बॉडी में या होस्ट की बॉडी में एंटर होती है तो वो इम्यून सिस्टम को प्रोवोक कर देती है, एक्टिवेट कर देती है। ठीक है, इम्यून सिस्टम को प्रोवोक कर देती है, यानी टी सेल्स, बी सेल्स, तो बिल्कुल स्पेसिफिक वो सेकेंडरी इम्यून सिस्टम मतलब सेकेंडरी रिस्पॉन्स में चल जाएगा। जैसे ही टॉक्सिन एंटर होती है तो फर्स्ट रिस्पॉन्स जो होता है जिसमें डेंड्राइटिक सेल्स बन रहे हैं, जिसमें जो है नेचुरल किलर सेल्स बन जाते हैं, मतलब जो इम्यून सिस्टम के जो फर्स्ट लाइंस ऑफ डिफेंस में जो और सेल्स आ जाते हैं, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज होते हैं, वो सब एक्टिवेट हो जाते हैं। तो हाईली इम्यूनोजेनिक होते हैं एक्सोटॉक्सिन्स, हीट लेबाइल होंगे और सॉल्युबल होंगे इन द बॉडी फ्लूइड। ग्राम पॉजिटिव आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एक्सोटॉक्सिन। कौन कौन से? क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, कोराइनी बैक्टीरियम डिप्थेरिया एंड टेटनाई। ये मोस्ट आप कह सकते हैं कि मोस्ट टॉक्सिक एक्सोटॉक्सिन्स हैं जो कि ये ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हैं। अगर ये होस्ट में चले जाते हैं तो ये नर्व सेल्स को भी जो है अटैक करते हैं। इसके अलावा मसल सेल्स को भी नर्व सेल्स को अटैक करेंगे तो नर्व में जो है पैरालिसिस हो जाएगी, वहां पर नर्व सेल्स जो है प्रॉपर फंक्शन नहीं परफॉर्म कर सकेगा। डिप्थेरिया की बात करें तो ये मसल्स में जो है मसल्स को ज्यादा मसल्स पे एक्ट होता है, तो फिर क्या होता है मसल्स में जो है उस एरिया में जहाँ पे ये ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होगा, टॉक्सिन प्रेजेंट होगी, वहाँ पैरालिसिस हो जाती है। इसी तरह से टेटनाई भी जो है वो मसल्स पे एक्ट करता है। Exotoxins are highly specific in their effect on body tissues. On the basis of mode of action, it is divided into three groups. ठीक है, हम कह सकते हैं इनको थ्री ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर वन इज साइटोटॉक्सिन। साइटोटॉक्सिन जो कि सेल को डिस्ट्रॉय करेगी या सेल्स पर एक्ट करेगी। ठीक है, नेक्रोटॉक्सिन्स जो कि नर्व सेल्स पर एक्ट करेगी, नर्व सेल्स को डिस्ट्रॉय करेगी। फिर आ जाती है एंटेरोटॉक्सिन्स। एंटेरोटॉक्सिन्स वो टॉक्सिन्स हैं जो कि जीआईटी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में जाकर जो है एक्ट करती हैं और वहाँ की जो सेल लाइन है उसको डिस्ट्रॉय करती है। तो ये जो थी कुछ एक्सोटॉक्सिन्स थी दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। कोराइनी बैक्टीरियम डिप्थेरिया प्रोड्यूस डिप्थीरिया टॉक्सिन, एबी टॉक्सिन भी कहा जाता है। क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई प्रोड्यूस टेटनाई टॉक्सिन। Pseudomonas produce exotoxin A, Bacillus anthrax produce anthrax toxin। इसके अलावा भी एक इम्पोर्टेंट टॉक्सिन है दैट इज विब्रियो जो बनाता है उसे कहते हैं कॉलेरा टॉक्सिन्स। ठीक है जी, फिर टॉक्सिन के अगेंस्ट जो है एंटी टॉक्सिन्स भी प्रेजेंट होती है। अच्छा जी, अब एंटी टॉक्सिन्स क्या है? एंटी टॉक्सिन्स ऐसी टॉक्सिन्स हैं जो कि इन टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज कर सकती है। बेसिकली ये जो एंटी टॉक्सिन्स होती हैं वो बेसिकली जो है एंटीबॉडीज होती हैं
जो कि इन टॉक्सिन्स को जो है न्यूट्रलाइज कर सकती हैं। ठीक है, तो ये एंटीबॉडीज हैं, ज्यादातर जो है ये होस्ट सेल में ही प्रोड्यूस होती है। जहाँ टॉक्सिन एंटर हो जाती है तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनती हैं, वो उसे न्यूट्रलाइज करते हैं। तो उन्हीं एंटीबॉडीज को हम एंटीटॉक्सिन्स कह रहे हैं, जो कि टॉक्सिन्स को जो है डिस्ट्रॉय कर रही हैं। एंटीटॉक्सिन्स आर द एंटीबॉडीज दैट आर with the ability to neutralize specific toxin. They are produced by certain animals, plant, bacteria in response to toxin. ठीक है, टॉक्सिन का एक्सपोजर होता है, एक एनिमल है, उसमें जो है किसी टॉक्सिन को इंजेक्ट किया गया है थ्रू वैक्सीनेशन, उसके अगेंस्ट, क्योंकि कोई भी टॉक्सिन या कोई भी फॉरेन पार्टिकल जैसी बॉडी के अंदर एंटर होता है, आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। इम्यून सिस्टम में आपकी एंटीबॉडीज बन रही है, टी सेल्स बन रहे हैं, बी सेल्स बन रहे हैं, तो वो उन एंटीबॉडीज को जो है कलेक्ट कर लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल किसी एनिमल में जो है टेक्नाई की टॉक्सिन एंटर की गई है, ठीक है। अच्छा, वो टॉक्सिन हम इस तरह से, टॉक्सिन जो होती है, जो वैक्सीनेशन के दौरान जो कोई टॉक्सिन किसी बॉडी में इंजेक्ट की जा रही होती है, तो उसकी जो है टॉक्सिसिटी पहले कम की जाती है, उसकी विरुलेंस कम की जाती है, कि इतनी कम की जाती है उसकी टॉक्सिसिटी कि वो जो है इतनी टॉक्सिन तो हो, इतनी टॉक्सिक होगी कि वो आपके होस्ट का जो इम्यून सिस्टम है उसको एक्टिवेट कर देगी, यानी एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाएंगी, बी सेल्स टी सेल्स बनना शुरू हो जाएंगे, एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन इतनी नहीं होती कि वो ऑर्गेनिज्म को कोई नुकसान पहुंचाए, उसकी वजह से कोई जो है इन्फेक्ट, हाँ ये कि कुछ सिम्टम्स आ जाएंगे लेकिन इन्फेक्शन कॉज नहीं करेगी वो। ठीक है, तो कुछ माइल्ड सिम्टम्स आ सकते हैं, लेकिन उसकी वजह से जो है ऑर्गेनिज्म को नुकसान नहीं होगा, बल्कि उसका जो है इम्यून सिस्टम प्रोवोक होगा। जब इम्यून सिस्टम प्रोवोक होगा, एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाएंगी, तो वो एंटीबॉडीज जो है कलेक्ट कर ली जाती है। ठीक है, वो एंटीबॉडीज क्यों कलेक्ट की गई हैं? क्योंकि वो उस स्पेसिफिक टॉक्सिन के अगेंस्ट बनी है। ठीक है, उस स्पेसिफिक टॉक्सिन के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज बनी है, अब उनको कलेक्ट कर लिया जाता है, प्योरीफाई किया जाता है, फिर उसको जो है ऐसा कोई पेशेंट है जिसको जो है क्या नाम है, डिप्थीरिया का इन्फेक्शन हुआ हुआ है या कुछ हुआ है, तो फिर वो टॉक्सिन्स लाइक पैसिव इम्यूनिटी है ये। ठीक है, जिसमें हम ये करते हैं ना कि हम वैक्सीनेट करते हैं, हम अपने और जो होस्ट होता है उसको एंटीबॉडीज इंजेक्ट करते हैं, तो ये जो है एंटीटॉक्सिन्स ही है। डिप्थीरिया एंड टेटनस आर प्रिवेंटेड बाय टॉक्सॉइड्स वैक्सीनेशन। टॉक्सॉइड्स में हम उसे कह सकते हैं टॉक्सॉइड्स, इनको हम टॉक्सॉइड्स भी कह सकते हैं। ठीक है, वैक्सीनेशन के थ्रू हम जो है इनको प्रिवेंट कर सकते हैं। अगेन टॉक्सॉइड्स की बात कर लेते हैं। टॉक्सॉइड्स बेसिकली वैक्सीन्स होती हैं, जो कि मतलब जिनके जो है हम बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, लेकिन उनकी विरुलेंस जो होती है या उनकी जो टॉक्सिसिटी होती है उसको कम कर दिया जाता है। टॉक्सिन्स that have been treated by physical or chemical means until they no longer become the produce disease but retain the capacity to induce immunity। ठीक है, वो डिजीज कॉज नहीं कर पाएंगी, लेकिन उनकी वजह से इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। हमें यही करना है, हमें एक्टिवेट करना है अपने इम्यून सिस्टम को, ताकि उसमें एंटीबॉडीज बने। एंटीबॉडीज जब बन जाएंगी तो उनको कनेक्ट कर लिया जाएगा। एक सेकेंड, फिर साइटोटॉक्सिन की बात की जा रही थी। साइटोटॉक्सिन नेक्रोटाइजिंग फैक्टर्स 1 जो कि है टॉक्सिन। इट इज द बैक्टीरियल विरुलेंस फैक्टर दैट इज primarily related to the E. coli that cause meningitis. This toxin contribute to the invasion of
ब्रेन एंडोथीलियल सेल्स। ठीक है, साइटोटॉक्सिन टॉक्सिन है जो कि इकोलाई K1 स्ट्रेन बनाता है और ये क्या करता है, ब्रेन में एंडोथीलियल सेल्स जो होंगे उनके ऊपर एक्ट करता है और वहाँ जो है उनको डिस्ट्रॉय करता है, जिसकी वजह से जो है मेनिंजाइटिस क्या होता है कि जो ब्रेन है, ब्रेन को एक कह सकते हैं आप एक मेम्ब्रेन से जो है कवर किया हुआ है। ठीक है, तो ये जो मेम्ब्रेन है उससे, वो जो मेम्ब्रेन है उससे हम जो है मेनिंजीज का नाम देते हैं, जिसको या अभी ठीक है। तो साइटोटॉक्सिन की बात हो रही थी कि ये जो है इकोलाई प्रोड्यूस करता है और ये मेनिंजीज पर एक्ट करता है। मेनिंजीज आर द मेम्ब्रेन दैट कवर द ब्रेन। ठीक है, तो एंडोथेलियल सेल्स के ऊपर जो है ये जाकर एक्ट करेगा और वहाँ मेनिंजीज को डिस्ट्रॉय करेगा या डैमेज करेगा। फिर आ जाते हैं erythrogenic toxins. Erythrogenic toxins are streptococcal pyogenic exotoxins. It is produced by pyrogens SPE A, B and C. ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस जो है ये टॉक्सिन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। They are super antigens which induce inflammation by non-specifically activating the T cells and stimulating the production of inflammatory cytokines. T cells जब एक्टिवेट होते हैं तो एक तो उनका काम ये होता है कि T cells जो है वो, मतलब T cells भी वैसे 3 तरह के होते हैं। साइटोटॉक्सिन T cells जो होते हैं उनका काम ये होता है कि वो देखते हैं कि ऐसे होस्ट के ऐसे सेल्स जिनके ऊपर जो है जो बिल्कुल वायरस की वजह से डिस्ट्रॉय हो गए या जिसके अंदर वायरसेस प्रेजेंट है, या फिर ऐसे सेल्स होस्ट के ही सेल्स जो कि अब बस किसी बैक्टीरिया की वजह से जो है इन्फेक्शियस हो चुके हैं, तो वो टी सेल्स क्या करते हैं, उनको किल कर देते हैं, उनको ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं, अपने ही सेल्स को, इम्यून होस्ट के ही सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसीलिए ना कि वो ऑलरेडी ख़राब हो गए हैं, उसकी वजह से और इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो तो टी सेल्स उनको जो है डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसके अलावा इनका एक और काम ये होता है कि ये साइटोकाइंस यानी एक इंफ्लेमेटरी टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इससे होता है क्या है कि ये जो है ये टॉक्सिन्स बनाते हैं और जो वहाँ बैक्टीरिया वगैरह प्रेजेंट होगा उसके ऊपर एक्ट करते हैं और उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इरिथ्रोटॉक्सिजेनिक टॉक्सिन जो होगी जब वो प्रेजेंट जब वो बॉडी में इंजेक्ट हो जाती है तो वो एज अ सुपर एंटीजन काम करती है। तो वो टी सेल्स को जो है नॉन स्पेसिफिकली, मतलब टी सेल्स को एक्टिवेट करने के लिए भी एक खास रिस्पॉन्स चाहिए होता है, लेकिन ये टॉक्सिन जब एंटर हो जाती है तो वो टी सेल्स को एक्टिवेट कर देती है। नॉन स्पेसिफिकली टॉक्सिन जो है टी सेल्स बनते जा रहे हैं, वो हो सेल को भी डिस्ट्रॉय कर रहे होंगे, वो जो है साइटोकाइंस भी बना रहे होंगे, वो इम्यून इन्फ्लेमेशन भी कॉज कर रहे होंगे विदाउट नोइंग के बेसिकली क्या अटैक हुआ है या क्या हुआ है। वो एंथेरोटॉक्सिन की वजह से जो है ये नॉन स्पेसिफिकली साइटोकाइंस बनाना शुरू कर देंगे। दे डैमेज द ब्लड कैपिलरीज अंडर द स्किन, प्रोड्यूस रेड स्किन रैशेस सच एज स्कारलेट फीवर। तो एस्पायोजेंस की वजह से जो स्कारलेट फीवर होता है वो इसी इरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन की वजह से होता है। फिर आ जाते हैं बॉटुलिज्म टॉक्सिन जो कि क्लोस्ट्रीडियम बॉटुलिनम बनाता है। ठीक है, दीज आर द न्यूरोटॉक्सिन्स। ये न्यूरोटॉक्सिन्स होती हैं जो कि नर्व सेल्स के ऊपर जाके अटैक करती है। दे एक्ट एट द साइट ऑफ न्यूरोमस्कुलर junction between the nerves and the muscle cells. It prevents the transmission of impulses from the nerve cells to the muscles. As a result, botulinum toxin cause the paralysis. होगा क्या, ये जो है नर्व सेल्स पे एक्ट करेंगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि नर्व सेल्स से जो ब्रेन से जो इम्पल्सेस आ रहे थे, ब्रेन से जो मैसेज आएगा नर्व के थ्रू, वो जो है
वो जो है क्या कहते हैं मसल्स तक पहुंच नहीं सकेगा। मोटर नर्व्स को ये जो है अफेक्ट करती है, जिसकी वजह से जब मसल्स को कोई मैसेज नहीं मिल रहा, मसल्स को कोई सिग्नल नहीं मिलेगा, तो फिर मसल्स जो है कोई अफेक्ट भी नहीं करेंगे, अफेक्टेड सेल्स भी जो है इसके डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, जिससे पैरालिसिस का कंडीशन हो जाएगी। टेटिनाइड टॉक्सिन्स की बात की जाए, दे प्रोड्यूस अ न्यूरोटॉक्सिन टेटनोस्पेसम। ठीक है, ये भी एक न्यूरोटॉक्सिन है दैट जो कि टेटनोस्पेसम के नाम से जानी जाती है। दैट बाइंड टू दे बाइंड The binding of tetanospasm blocks the relaxation pathway and cause blocked jaws. The toxin also inhibit the impulse that control the contraction. Contraction नहीं होगी तो अगेन जॉ ब्लॉक हो जाएगा और जिसकी वजह से जो है पैरालिसिस हो जाएगी। विब्रियोटॉक्सिन को जो है अगेन कॉलेरा टॉक्सिन भी कहा जाता है। विब्रियो एंटेरोटॉक्सिन, इट इज called the cholera toxin, consist of A toxin and B toxin। दो कंपोनेंट्स होते हैं इसके, A toxin B toxin। अदर इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो हाईली कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन दो मेन कंपोनेंट्स इसके जो है A toxin B toxin। B component bind to the plasma membrane of the epithelial cell living lining of the small intestine। B component क्या करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो सेल लाइन होगी उसके साथ जाके अटैच हो जाएगा, और जो ए कंपोनेंट होगा दैट इंड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक एएमपी एंड एटीपी इन द साइटोप्लाज्म। एज अ रिजल्ट एपिथेलियल सेल्स डिस्चार्ज लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, हमने अक्सर ये पढ़ा है कि कॉलेरा की वजह से है डायरिया की कंडीशन हो जाती है। डायरिया की कंडीशन, डायरिया बहुत ज़्यादा होने लगता है। क्यों होने लगता है? ड्यू टू दिस विब्रियो एंटेरोटॉक्सिन। दिस विब्रियो एंटेरोटॉक्सिन ये क्या करती है कि जो है एपिथेलियल सेल लाइन के ऊपर एक्ट करती है, जिसकी वजह से जो सेल के अपने इलेक्ट्रोलाइट्स और फ्लूइड्स होते हैं वो रिलीज होना शुरू हो जाते हैं बहुत हाई क्वांटिटी में। जब वो इलेक्ट्रोलाइट्स और फ्लूइड्स को जो है सेल्स से निकालना शुरू कर देगी, सेल्स से रिमूव करना शुरू कर देगी, तो क्या होगा कि उसकी वजह से जो है डायरियल कंडीशन हो सकती है। फिर आ जाते हैं स्टेफिलोकोकल एंटेरोटॉक्सिन। इट हैज मोड ऑफ एक्शन लाइक एंटेरोटॉक्सिन। ठीक है, ये भी जो है कॉलेरा टॉक्सिन की तरह इसका एक्ट होगा। फिर आ जाते हैं एंडोटॉक्सिन्स पे। दे आर द पार्ट ऑफ सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ज्यादातर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं वो एंडोटॉक्सिन बनाते हैं। एंडोटॉक्सिन कैसे बनाते हैं? उनकी जो लिपोपॉलीसेकेराइड होती है उसी से कुछ वेसिकल्स प्रोड्यूस होती हैं जिसके अंदर ये टॉक्सिन प्रोड्यूस होते हैं। Lipid portion of the lipopolysaccharide present in the outer membrane is called the lipid A, which is a endotoxin। ठीक है, लिपिड ए जो है उसका पोर्शन जो होता है लिपोपॉलीसेकेराइड का वो बेसिकली एंडोटॉक्सिन होता है। दे आर डेंजरस when entering the blood, cause fever, wide range of possible effect including aseptic shocks and death। So students, this was all